गाना तो चला है लास्ट वीक वाले दिन संडे हुआ था। So I got bored. हाँ Literally I got bored. हाँ हम तो आंसर ही सुना रहे थे बस। फिर 10th वाले भैया लोग आ गए थे, भैया दीदी लोग। ये तो गजब काम हो गया, मैं बोर हो गई थी। फिर आपने कहा वैसे भी बोर हो रहा है, चलो ये 12 क्वेश्चन करते 12। मे भी ऐसा हो सकता है कि मैंने दिन में भी किसी बैच को ना बायो के क्वेश्चन डिस्कस कराए, तो इसलिए शायद मैं बोर हो गई थी कि भाई लगातार बायो का डिस्कस कराते हुए मेरे को बोरियत हो रही थी। ये तो गजब बात हो गई थी भाई, मैं बोर हो गई पढ़ाते हुए। तो आप ही ने कहा कि वो बड़ा बोर सा लग रहा है। सॉरी भाई लोग, सॉरी, ये तो एक्सट्रीमली मतलब गंदी वाली बात हो गई है, टीचर बोर हो गया पढ़ाते हुए, आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। पर आज भी पता यही है, सुबह से बायो 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 हो रहा है, साइंस में जितनी बार भी क्लास हुई है बायो की क्लासेस हो रही हैं। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन इनलैंड फिशरी एंड मराइन फिशरी आपके पास में, व्हाट्स द डिफरेंस बताइए। Inland fishery, it includes fishery in fresh water and brackish water. वेरी गुड, ये शायद हमने पहले भी डिफरेंशिएट किया था आपके पास में। तो जो इनलैंड फिशरी होती है, इस इनलैंड फिशरी में जो हमारे पास फिशिंग की जाती है या कैप्चर ऑफ फिशेस किया जाता है आपके पास में, दैट कैप्चरिंग ऑफ फिशेस आपके पास ये कहाँ होता है, फ्रेश वाटर में होता है और brackish, यस, फ्रॉम फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर, और वहीं पे दूसरे में salty water. ओके, और Their yield are increased by locating plants, fruits and fish by satellites. सॉल्टी वाटर कहाँ होता है, फ्रॉम ओशियंस और सीज। और आपने कोई और पॉइंट लिखा है बेटा? ओके, नेक्स्ट कल्चर फिशरी एंड कैप्चर फिशरी में क्या किया जाता है? Fish farming which is done artificially is called culture fishery. हाँ, Fishing from natural resources are capture fishery. वेरी गुड। कल्चर फिशरी क्या है आपके पास में, एक ही डिफरेंशिएट बनता है हमारे पास में कि जो कल्चर फिशरी है आपके पास में ये फिश फार्मिंग होता है, ये क्या होता है आपके पास में, दिस इज फिश फार्मिंग आपके पास में। तो कल्चर फिशरी क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम फिश को ऑब्टेन कर रहे हैं फिश फार्मिंग से। और कैप्चर फिशरी में क्या हो रहा है आपके पास में कि कैप्चर फिशरी में आप फिश को ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज से, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल resources. List one problem associated with composite fish culture. Composite fish culture के साथ में एक प्रॉब्लम बतानी है आपके पास में, क्या होती है? Problem with composite fish culture is that they breed only during the monsoon season and the lack of availability of good quality. वेरी गुड। प्रॉब्लम आपके पास में ये है हमारे पास, सबसे पहले एक तो वो मानसून में होता है आपके पास, मतलब देयर आर टू प्रॉब्लम्स, दोनों कर लेते हैं। एक तो ये आपके पास में मानसून सीजन में होता है, सिर्फ तब हो सकता है। दूसरा, लैक ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, अच्छी क्वालिटी ऑफ सीड्स चाहिए हमारे पास, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड सीड्स नहीं होता है। Okay, next, list 6 factors for which the variety of improvement of crop is aimed at. पहले मुझे सिर्फ factors के बताएंगे, उसके बाद में उसकी explanation बताएंगे। पहले factor disease resistance. Okay, disease resistance. Responsive to fertilizers. Response to fertilizers. Response to fertilizers. Wider adaptability. Wider adaptability. Okay, wider adaptability. और product quality and high yield. Product quality and high yield. Hybridization. Product quality. और आपके पास में हो गया हाई यील्ड और हाइब्रिडाइजेशन। वो तो एक मेथड है जिससे कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जब फैक्टर्स की बात करें आपके पास में तो हमारे पास में आ जाता है, हमें तरीके नहीं बताने, हमें बताने कि भाई आप किन बेसिस पे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप हाई यील्डिंग वैरायटी ले रहे हैं तो आप किस बेसिस पे लेंगे कि वो वाटर रेजिस्टेंस है, वो डिजीज रेजिस्टेंस है, अर्ली मैच्योरिटी रखता है आपके पास में, मतलब आप उसके एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे।
तो आपका जो बोला आपने हाई यील्डिंग वेराइटी, दैट्स नॉट अ फैक्टर, दैट्स अ मेथड टू इम्प्रूव द क्रॉप क्वालिटी आपके पास में। तो सबसे पहला आपने बोला डिजीज रेजिस्टेंस, तो हमारे पास में जो क्रॉप होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जो जिसमें डिजीजेस कम हो, क्योंकि वो डिजीज रेजिस्टेंस होगी आपके पास में तो उससे हमारी जो क्वालिटी ऑफ यील्ड है वो आपके पास में इम्प्रूव हो जाएगा। वाइडर अडेप्टेबिलिटी, कई सारे फैक्टर्स है जो एग्रीकल्चर को इफेक्ट करते हैं आपके पास, लाइक टेम्परेचर, वाटर और या फोटो पीरियड। तो हमारे पास में जो क्रॉप हो या आपके पास में यील्ड हो वो ऐसा हो जो इन सभी फैक्टर्स को इजीली अडेप्ट कर सके आपके पास में। सो वाइडर अडेप्टेबिलिटी। रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, क्रॉप्स आपके पास में जब अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं फर्टिलाइजर्स को, दैट मीन्स वो अच्छा यील्ड देंगे। अगर क्रॉप जो है वो फर्टिलाइजर को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, मतलब उसको फर्टिलाइजर में अडेप्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो वो हमें अच्छा यील्ड नहीं देगा। प्रोडक्ट क्वालिटी, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो आपके पास में अच्छा होगा तो हमें अच्छा प्राइस मिलेगा। इसीलिए फार्मर्स जो है वो हमेशा फोकस करते हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो अच्छा रहे। हाई यील्ड, आपके पास क्रॉप्स जो आपके पास में हाई यील्ड के होते हैं आपके पास, उनको चाहिए हमारे पास कि हमारी जो डिमांड फॉर क्रॉप है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वो है आपके पास कि आपके पास कम जमीन पे ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी का आपके पास प्रोडक्ट मिले और ज्यादा अमाउंट में मिले, राइट। तो इसलिए हमें हायर यील्ड चाहिए। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में वही आ गया आपके पास में कि आपको हाई यील्ड कम मिलेगा हमारे पास जब हमारी क्रॉप जो है वो वाटर डिमांड उसकी कम हो, कम वाटर डिमांड हो आपके पास में, जिससे कि वो कम पानी में भी अच्छा कर सके। अर्ली मैच्योरिटी हो, अर्ली मैच्योरिटी होगी तो आपकी यील्ड इंक्रीज हो जाएगी, आप एक ही टाइम पे ज्यादा क्रॉप्स को उगा सकेंगे। तो ये सारी आपकी एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखना है। नेक्स्ट कहता है मेंशन द फैक्टर्स दैट आर टेकन इनटू माइंड व्हाइल कंसिडरेशन फॉर डिसाइडिंग फॉर क्रॉप्स फॉर इंटरक्रॉपिंग क्रॉप रोटेशन। जब आप इंटरक्रॉपिंग क्रॉप रोटेशन करा रहे हैं तो आप कौन कौन से फैक्टर्स को अपने दिमाग में रखते हैं कि हमें कैसे क्रॉप्स को सिलेक्ट करना है, बताओ। The plants are decided so that they doesn't compete each other for same nutrient. और Intercropping का पता and इंटरक्रॉपिंग में हम देखते हैं कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट हो, ये डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी। इंटरक्रॉपिंग में आपके पास हो डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, और जो आपका क्रॉप रोटेशन है, क्रॉप रोटेशन में हम क्या देखते हैं, क्रॉप रोटेशन में जो आपके नेचुरल चीजें हैं ना उनको देखते हैं हम। क्रॉप रोटेशन में जब आप क्रॉप को सिलेक्ट कर रहे हो तो आप देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, भाई कौन सी क्रॉप किस सीजन में उगाई जाए, तो अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, इरिगेशन फैसिलिटीज, इन्हें देखा जाता है। क्योंकि न्यूट्रिएंट तो हमेशा वही रहने वाले हैं, उनमें तो चेंज ही होने वाला है, तो वो तो हमेशा ही वही रहेंगे। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, ऑल्सो मेंशन वन एडवांटेज ईच ऑफ दी क्रॉपिंग पैटर्न्स। दोनों पैटर्न्स का आपके पास में जो है वो एडवांटेज बताना है कि एडवांटेज क्या है। intercropping में it helps prevents pests and diseases from spreading to all plants. Intercropping. देखो एडवांटेज सबसे पहले आपके पास में होती है जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे। रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास, क्या हम देख रहे हैं कि उनका न्यूट्रिएंट अलग हो। न्यूट्रिएंट अलग होने से क्या होगा, हम न्यूट्रिएंट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो दैट इज फर्स्ट एडवांटेज कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जो आपने वो बोला इंटरक्रॉपिंग का कि वो वीड्स पेस्ट वगैरह आपके पास में कम लगते हैं, वो तो हमारे पास एक तरीका है जिससे कि हम बिना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के यूज से हमारे क्रॉप को डिजीज फ्री बना सकते हैं, पर वो हमारा मेन फंडा नहीं होता ना। तो मेन एडवांटेज में उसको कभी भी नहीं लिखेंगे, आ रही बात समझ में, मेन एडवांटेज में कहीं नहीं लिखेंगे आप। उसने जब आपको सिर्फ वन एडवांटेज बोला, अगर कहता है एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग क्या है, तब आप लिख दें कि भाई आप डिफरेंट न्यूट्रिएंट की क्रॉप लगा रहे हैं, सो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पेस्ट एंड वीड्स ग्रोथ, वो हमें मदद करता है। पर जब वन एडवांटेज बोल रहा है तो जो उसका मेन एम है ना, मेन एम क्या है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को चेक करना। तो उसी न्यूट्रिएंट को अलग अलग क्यों चेक करते हैं, ताकि जिसको
दोनों के दोनों ए न्यूट्रिएंट के लिए compete ना करें, एक को ए चाहिए दूसरे को बी चाहिए, दोनों को बेस्ट बेस्ट न्यूट्रिएंट मिल सके और बेस्ट बेस्ट ग्रोथ हो सके उनकी। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है आपके पास कि हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट कर रहे हैं। सेकेंड बोलो, मतलब इंटरक्रॉपिंग का हो गया ना, दूसरे का बताओ क्रॉप रोटेशन का। क्रॉप रोटेशन का नहीं। क्रॉप रोटेशन का नहीं लिखा बेटा, आपने भी नहीं लिखा। बोलो, नहीं लिखा है। देखो मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने आपको वही चीज बताया कि आपको उसके जो हमारे पास एम है उसको देखना है। एम क्या है भाई, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर होना चाहिए आपके पास में, इरिगेशन फैसिलिटीज आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि ये कैसी होती है रोटेशन, रोटेशन सीजनल के बेसिस पे होती है, राइट। रोटेशन किस बेसिस पे होती है, सीजन के बेसिस पे होती है आपके पास में। तो ये क्यों होता है आपके पास में, सीजन के बेसिस क्यों करते हैं, पहली चीज सीजन के बेस पे कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। अब लगातार रबी क्यों नहीं उगाते हो, आप लगातार रबी इसलिए नहीं उगाते हो, एक तो वो उस सीजन को सपोर्ट नहीं करेगी, उसकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं आएगी, पहला रीजन ये। दूसरा रीजन क्या है आपके पास में कि प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं आएगी, और साथ ही हमारे पास क्या होगा कि जो रबी क्रॉप है उसका जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट और वो सब है आपके पास में वो डिफरेंट है आपके पास। तो एनहांसेस यही हो गया आपके पास में, एडवांटेज क्रॉप रोटेशन का आपके पास में यही हो गया कि ये क्या करता है, ये एनहांस करता है, एनहांसेस प्रोडक्शन या प्रोडक्ट ऑफ यील्ड बाय, कैसे, बाय इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। आ रही है बात समझ में, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करके वो उसको एनहांस कर देता है। समझ में आई बात, और बोलो। हाँ अब तो थोड़े ही क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द वेज बाय विच क्रॉप प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड, क्या तरीके हैं जिससे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। पॉइंट्स में लिखा है, मतलब जैसे यूज ऑफ एक्सवायजेड सीड्स, प्रॉपर इरिगेशन। बेटा देखो इसको और भी अच्छे तरीके से आंसर लिख सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ कि आप आंसर गलत लिख रहे हैं, पर आप आंसर को लिखने का और अच्छा तरीका कर सकते हैं ताकि आपके इम्प्रूव हो मार्क्स। कहता है एक्सप्लेन द वेज बाय विच क्रॉप प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड। तो हमारे पास जो हमने 3 स्टेप्स लिए थे, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, राइट। तो आपके पास में ये जो हमने तीनों स्टेप्स लिए थे, ये क्यों लिए थे, हमने अपने क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के तो लिए हैं। आप इन तीनों स्टेप्स में बताओ कि हम कैसे कर सकते हैं भाई, हम कैसे कर सकते हैं। पहला स्टेप बाय इंप्रूविंग द क्रॉप वेराइटी, आपके पास में कैसे इंप्रूविंग द क्रॉप वेराइटी। अब क्रॉप वेराइटी कई सारे फैक्टर्स पे आपके पास में डिपेंड करती है, जैसे कि वो डिजीज रेजिस्टेंस है, फर्टिलाइजर्स का रिस्पॉन्स क्या है, वाटर रिस्पॉन्स क्या है, वाटर इंप्रूवमेंट कितना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं। क्रॉप वेराइटी को कैसे इंप्रूव करते हैं, बाय ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, वेरी गुड, बाय क्रॉस ब्रीडिंग। हम क्या करेंगे, हम उन सीड्स को आपस में क्रॉस ब्रीड कराएंगे जिनसे कि हमें नए डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, जैसे कि आपके पास में हाई यील्डिंग वेराइटी मिले, डिजीज रेजिस्टेंस मिले आपके पास में, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर अच्छा हो आपके पास, जिसमें कि आपके पास में जब ब्रीडिंग कराते हैं तो क्या आ जाता है आपके पास, HYV। समझ में आ रही है बात, तो पॉइंट गलत नहीं है, पॉइंट आपका सही है। आई एम नॉट सेइंग योर पॉइंट इज रॉन्ग, बट टू प्रेजेंट द आंसर इन अ वे दैट यू स्कोर वेल,
ये चीज का ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट क्या था? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट या क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट आपके पास में। भाई क्रॉप का जो प्रोडक्शन, ये तो हमने देख लिया कि हम बीज कैसे अच्छा अपना ले लें, हो गई बात। अब कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट कैसे की जाए, कैसे करेंगे? By irrigating properly the field, applying manure and fertilizers. फील्ड की फर्टिलिटी इंक्रीज। फील्ड की फर्टिलिटी इंक्रीज करके। अब देखो क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट या मैनेजमेंट का मतलब क्या है आपके पास? ये सबसे पहले डिपेंड करता है बंदे की फाइनेंशियल कंडीशन पे, है कि नहीं? कि तुम्हारा जो फार्मर है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। फाइनेंशियल कंडीशन के बेसिस पे क्रॉप जो है वो बंदा 3 तरीके से उगा सकता है। एक तो वो लो कॉस्ट पे उगाएगा, एक वो हाई कॉस्ट पे उगाएगा, है कि नहीं? और दूसरा होता है नो कॉस्ट प्रोडक्शन, जिसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। घर का ही उसने पिछले साल का बीज ले लिया, घर का ही कंपोस्ट आपके पास में यूज कर रहा है, वो कुछ भी नहीं ले रहा है कि नहीं? एक होता है हाई कॉस्ट, जिसमें सबसे बढ़िया बढ़िया सीड बाहर से खरीद के लेके आया, HYV वाला आपके पास क्रॉस ब्रीडिंग जो बनाया गया है, और फिर उसमें अच्छा मेन्योर डाल रहा है और फिर सारा कर रहा है वो काम। और लो कॉस्ट होता है जिसमें कि वो कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहा है, बजट को मेंटेन कर रहा है, जिसमें कि आप फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज करेंगे और क्रॉप रोटेशन इंटरक्रॉपिंग करेंगे। तो इन 3 बेसिस पे जो हमारा पर्सन है, कौन है? फार्मर, वो मेन्योर्स का, फर्टिलाइजर्स का यूज करता है, टेक्निक्स यूज करता है जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग या फिर क्रॉप रोटेशन यूज करेगा, जिससे कि उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो पर उसकी कॉस्ट भी अफोर्डेबल रहे। अफोर्डेबल मतलब जो कमजोर है वो कम देखेगा, जो अच्छा अफोर्ड कर सकता है वो ज्यादा लगाएगा। फिर आता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना है किससे? वीड्स, पेस्ट, डिजीजेस से। 3 चीजों से हमें जो है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखना है आपके पास में। कैसे कर सकते हैं? पेस्ट से करना है, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फ्यूमिगेशन करेंगे। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स हो गया आपके पास में, फ्यूमिगेशन करेंगे आप क्रॉपिंग पैटर्न्स चेंज करेंगे, जो आप क्रॉप रोटेशन का एडवांटेज बता रहे थे ना, क्रॉप रोटेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स का आप यूज करेंगे। और एक और चीज बताई थी आपको जब चैप्टर समझाया था, समर प्लॉइंग करेंगे। समर प्लॉइंग करेंगे आपके पास में कि उसको पूरा जो है वो अच्छे से बार बार प्लाउ करके छोड़ेंगे, ताकि जो भी उसमें बैक्टीरिया वगैरह है वो सारे के सारे उसमें प्रॉपर एयर सर्कुलेशन से एरेशन हो सके, मर जाए आपके पास में। और रेजिस्टेंस वेरिएंट का इस्तेमाल करेंगे, डिजीज रेजिस्टेंस जो आपके पास सीड्स है उनका आप यूज करेंगे। समझ में आ रही बात? आंसर इज गुड बट राइट इन प्रॉपर पॉइंट्स। Next, question number 4. What are weeds? Give their examples and how are they harmful? Weeds क्या हैं? आपको उनके जो है वो एग्जाम्पल्स देने और कैसे हार्मफुल एंड हाउ कैन दे बी कंट्रोल। क्वेश्चन आपका 3-4 पार्ट्स में बताइए वीड्स क्या है? Weeds are unwanted plants in the cultivated field. For example, xanthan, paranthema, cybernus, rhododendrons. They compete for food space and light. Weeds take up nutrients and reduce the growth of crop. They can be controlled by various methods. Most commonly used method is the use of pesticides, which include herbicide, insecticide, and fungicide. Also, we can remove it by mechanical way by using harvester. Blower. ओके वेरी गुड। थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, देखो वीड्स आपने कहा सही, वीड्स आर अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल प्लांट्स which grow along with the crop, which grow along with the crop on their own। भाई हम उनको खुद से नहीं उगा रहे, वो अपने आप से उग रहे हैं आपके पास, एंड आर नॉट बेनिफिशियरी इन एनी वे। कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसी क्रॉप उग गई जो बेनिफिशियरी होती है,
बेनिफिशियरी कैसे, वो कुछ ऐसी गैस प्रोड्यूस करेगी कि कोई पेस्ट का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, यप, तो वो अच्छा रहता है आपके पास में, तो उसको कोई नहीं हटाएगा आपके पास। तो नॉट बेनिफिशियरी इन एनी वे, विच आर नॉट बेनिफिशियरी इन एनी वे, आपको बताना पड़ेगा कि क्यों ये आपके पास में आपको अच्छी नहीं लगती है, आपके लिए क्यों फायदेमंद नहीं है, तो क्योंकि ये कुछ फायदा ही नहीं करती हैं। अब क्वेश्चन लॉन्ग आंसर है 5 नंबर में, तो इतना लिखोगे तो 5 नहीं मिलेंगे, आप इसी में टाइप्स ऑफ वीड्स भी बता दीजिए। नहीं, दो टाइप्स के होते हैं वीड्स आपके पास, नैरो लीफ वीड्स एंड ब्रॉड लीफ वीड्स। नैरो लीफ वीड्स एंड ब्रॉड लीफ वीड्स आपके पास में। भाई वीड्स होते हैं आपके पास में कुछ ऐसे जो कि आपके पास जिनके जो पत्ते होते हैं वो बड़े छोटे छोटे होते हैं, वो नजर नहीं आते हैं आपके पास में, और कुछ ऐसे होते हैं जो ब्रॉड लीफ होते हैं भाई, बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, जो आसानी से नजर आ जाते हैं आपके पास में। जैसे कि नैरो लीफ में अगर हम बात करें तो नैरो लीफ में आता है आपके पास में जैसे जंगली जवार, मैं आसान शब्द बता रही हूँ आपको, अगर आपको याद नहीं होते ना तो मैं आसान बता रही हूँ। जंगली जवार, इसको वैसे तो कहते हैं सोरघम, सोरघुम, पर सोरघुम याद ना हो तो आप जंगली जवार याद कर सकते हैं। ऐसी रोटनडस होता है आपके पास में, दैट इज मोथा, मोथा, ये आपके पास खरीफ क्रॉप में उगता है। कौन सी क्रॉप में? खरीफ क्रॉप में, क्योंकि आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, नेम ऑफ व्हीट इज फाउंड इन खरीफ क्रॉप, तो आपको खरीफ का पता होना चाहिए, आपको रबी का भी एक दो नाम पता होने चाहिए आपके पास में। ग्रास हो सकता है, नहीं, ऐसी आता है फलारीस, या जिसे कहते हैं मंदौसी, मंदौसी और जंगली जेल, जंगली जेल ये रबी क्रॉप में होता है। जंगली जेल का नाम भी बहुत आसान है आपके पास में, होता है ओट्स, वाइल्ड ओट, ये रबी क्रॉप में उगते हैं। ये पांचों छह जो बताए हैं ये नैरो लीफ वीड्स है आपके पास। वाइड लीफ जो आपको बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी दिख जाती है, जैसे चौलाई है, चौलाई का रायता खाते हैं ना, बट वो वीड है, किसी ने उगाई नहीं, हाँ वो अपने आप से हो जाती है आपके पास में, ये खरीफ क्रॉप में उगती है आपके पास में चौलाई, क्योंकि वो सबस्ट्रेट के फॉर्म में भी आपके पास में यूज हो सकती है। फिर तो अनवांटेड नहीं हो, वो आपके पास में ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होती है, वो न्यूट्रिशियस नहीं है आपके पास में, बट इट कैन बी कंज्यूम्ड, वो हानिकारक नहीं है इसलिए, पर उस क्रॉप के लिए हानिकारक है ना, क्योंकि उसकी न्यूट्रिएंट तो ले रही है वो, समझ में आ रही है बात, इसलिए। तो चौलाई हो गया आपके पास, ये खरीफ क्रॉप में उगने वाले हैं आपके पास, चौलाई है, साथी है आपके पास में, साठी भी वैसी होती है, अगर गांव में कभी देखा हो ना, साठी भी ऐसी होती है, पुदीने की तरह बेल होती है, वो फैल जाती है, उसके गोल गोल से पत्ते होते हैं, बाहर में पर्पल पिंकिश कलर होता है उसका, आउटर में, अंदर ग्रीन होता है, बाहर पर्पल पिंकिश कलर होता है, साठी कहते हैं उसे, उसका भी रायता बनाया जाता है। खाया होगा पर तुझे याद नहीं होगा। ऐसी रबी क्रॉप में जो पाए जाते हैं वो है बथुआ, ये तो खाया हुआ है, हाँ बथुआ वीड है, सेनोपोडियम, बथुआ, नहीं नहीं नहीं, वो इसको इंग्लिश में लिखना, हाँ हिरनकुरी, बथुआ, BATHUA, बथुआ, नहीं कटेंगे नहीं कटेंगे, क्योंकि वो साइंटिफिक नेम है, वो क्या है, साइंटिफिक नेम है आपके पास में। जैसे देखो छोटी क्लासेस में जब न्यूट्रिशन पढ़ा था तो स्पिनच के साथ पालक लिखा होता था ना, तो स्पिनच जो है वो उसका साइंस वाला नाम आ गया, तो पालक लिखने से भी नहीं कटेगा, लिख सकते हो, तभी तो लिखवा रही हूँ, जिसमें नंबर कटेंगे मैं तुझे लिखवाऊंगी बेटे, क्या रे क्यों इतना जजमेंटल जा रहे हो। ओके, वीड्स आर हार्मफुल, व्हाई वीड्स आर हार्मफुल, इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, क्वेश्चन को हमेशा ना जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको उसी हिसाब से पॉइंट से आंसर करो, तो टीचर को भी चेक करने में जो है वो नहीं होता, नुकसान नहीं होता आपके पास, वो फटाफट चेक कर सकता है। वीड्स आपके पास में हार्मफुल क्या है आपके पास में, सबसे पहले तो ये compete करते हैं, सो दे compete with crop, compete with crop, किसके लिए, फॉर न्यूट्रिशन,
स्पेस, सनलाइट और लाइट एंड वाटर कंपीट करते हैं। भाई इनको भी चाहिए तो ये उससे कंपीट करेंगे, कहेंगे मुझे लेने दे, मुझे लेने दे, तो दे कंपीट, जिस कारण से क्या होगा, फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा, डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। और इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आप लोग ना लिखते हैं ना याद करते हैं ना, आपके दिमाग के कहीं 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 कुछ आता है, दैट इज दे अट्रैक्ट पेस्ट। These attracts many pests and pathogens of disease जिस कारण से हमारी जो क्रॉप है वो है खतरे में। भाई क्रॉप को खतरा है कि भाई अब कोई क्रॉप में भी बीमारी लग सकती है। समझ में आई बात? जब हम प्रोटेक्शन मेथड्स की बात करेंगे तो आप प्रोटेक्शन मेथड्स को भी जो है वो हेडिंग्स में, कंट्रोल मेथड्स को हेडिंग्स में बताइए। सबसे पहला है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या होता है कि हम खुरपी की या हाथ की मदद से हम वीड्स को जो है वो डायरेक्टली उनके रूट से जो है वो अपरूट कर देते हैं, जिसमें कि आप या डीप प्लॉइंग करते हैं आपके पास, इसमें जो है वो वक्त ज्यादा लगता है, लेबर ज्यादा लगता है। दूसरा होता है आपके पास में कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड में क्या किया जाता है, क्रॉप रोटेशन की जाएगी आपके पास में या इंटरक्रॉपिंग की जाएगी, जिससे कि आप बीज से ग्रोथ को अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा आता है आपके पास में केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है, हम किसी वीडीसाइड को स्प्रे करेंगे ताकि बीज का ग्रोथ रुक जाए। एंड चौथा होता है आपके पास बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है आपके पास में, आप किसी प्रेडेटर की ग्रोथ करेंगे, जैसे आपको बताया था कि चावल में जो है वो फिशिंग की जाती है, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो उसको खा जाएंगे, तो वो वीट की ग्रोथ को एनहांस नहीं करते, वो उसको रोकते हैं आपके पास में। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. India has a wide variety of water sources and a highly varied climate. Describe in brief any 4 kinds of irrigation systems adopted to supply water to agriculture. एग्रीकल्चरल फील्ड। इसमें देखो मैं आपको बता दूं, आपको बस जो इरिगेशन प्रोसेस है ना उनको बताना है। जैसे आप करते हैं, सबसे पहला होता है डगवेल, कि जो कुआं है हमारे पास वो खुदा हुआ कुआं, जिसमें कि आपके पास में रस्सी से पानी निकाला जा रहा है आपके पास में। दूसरा होता है ट्यूबवेल आपके पास में, जिसमें मोटर आपके पास फिक्स्ड होती है। तीसरा आता है आपके पास कैनाल, नहर वाला सिस्टम आपके पास। फिर आता है आपका रिवर लिफ्ट सिस्टम, डायरेक्टली रिवर से जो है वो सप्लीमेंट्री इरिगेशन का काम किया जाता है। एंड टैंक्स, आपने इसको बता देना है बस एक एक दो दो लाइन में। अलग अलग। Question number 5. Ajay, an illiterate farmer, does not understand the difference between manure and fertilizer. Help him to differentiate between the two. बताइए। Fertilizers inorganic in nature, manure organic in nature. Fertilizers made in factories or industries or manure made in farm and fields. मैन्योर तो बोल रहा हूँ। प्रॉपर आपको डिफरेंशिएट करके बताना है, ये मत देखो पढ़ा लिखा नहीं है तो कैसे डिफरेंशिएट करेगा, उसको बस ये पता होना चाहिए कि भाई ये चीजें आपके पास में अलग क्यों होती हैं। तो देखो मेन्योर्स जो होते हैं आपके पास में नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। मेन्योर्स क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है आपके पास में। जब आप डिफरेंशिएट लिखेंगे ना, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट है जो बार बार पूछा भी जाता है, तो हम इसका डिफरेंशिएट प्रॉपर लिखेंगे। देखो जो मेन्योर्स है, मेन्योर फर्टिलाइजर्स, मेन्योर आपके पास में क्या है, ये नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस। कैसे लिए जाते हैं, ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट। क्या, हाँ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोल सकते हो, डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट और प्लांट रेजिड्यू। आपने उसको जो है वो डिकम्पोज किया, उससे मिलता है। पर वहीं पे अगर हम बात करें फर्टिलाइजर की, तो ये क्या होते हैं, दीज कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं आपके पास में। मेन्योर में क्या होता है आपके पास, स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं,
और मोस्टली कौन से होते हैं? Organic matter. न्यूट्रिएंट्स, मेन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटैश, ये होते हैं आपके पास में मेनली। वहीं पे अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स क्या है आपके पास में? Rich in nutrients. डिफरेंट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वेरी रिच आपके पास में ये सारे मिलते हैं। नेक्स्ट, आप सॉइल में ऐड करोगे तो मेन्योर से क्या होता है आपके पास में? सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होगा, राइट? Yes, increases organic matter in the soil. कैसे? इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस के कारण ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो जाता है आपके पास में, पर यहाँ पे कोई ह्यूमस नहीं होता। मैन्योर में नो ऑर्गेनिक मैटर इज इंक्रीज्ड बाय दिस। इसके साथ ही हाँ, फर्टिलाइजर में नहीं होंगे, मतलब फर्टिलाइजर में कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता। उल्टा बोल दिया मैंने? हाँ, नहीं, सही बोल रहा है। मैन्योर में कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, वो सब वैसा ऐसा बोल रहा मैन्योर में कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता? है। आपने बोला है। मैंने ऐसा बोला है? हाँ, आपने बोला था। नहीं, आप गलत सुन रहे हो, आप गलत सुन रहे हो। मैन्योर में ऑर्गेनिक मैटर होता है, फर्टिलाइजर में कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है। पिटेगा तू मेरे से। ओके, जो न्यूट्रिएंट्स आपके पास में मैन्योर में है वो स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं। क्यों? वेरी गुड, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इज स्लो। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन क्या होगा? स्लो होगा आपके पास में। और इसमें क्या होता है? इसका उल्टा कि भाई सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन क्या होता है आपके पास में? फास्ट होता है आपके पास में। नेक्स्ट, मैन्योर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते, नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। और जो आपके पास फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। मैन्योर क्या करते हैं? मैन्योर टेंड टू मेंड द सॉइल। भाई सॉइल की कोई भी जो डेफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करने का काम करते हैं। मेंड द सॉइल या इंप्रूव द सॉइल क्वालिटी। पर फर्टिलाइजर्स पे ऐसा कोई फोकस नहीं होता है। तो आपको इस तरीके से 6 डिफरेंस लिखने हैं प्रॉपर। कितने लिखे हैं? लॉन्ग है बेटा। 2 कहाँ बोले हैं? हेल्प हिम टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, उन दो के बीच में डिफरेंशिएट करने में मदद करो, ये थोड़ा ना बोला है बाय राइटिंग 2, गलत बात है। हाउ इज फ्यूमिगेंट डिफरेंट फ्रॉम पेस्टिसाइड? नेम वन नेचुरल सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड इन पीस ऑफ फ्यूमिगेंट, इन प्लेस ऑफ, सॉरी नॉट पीस ऑफ, बताओ। Fumigants are gaseous in gaseous form, which when we spray, they can go deeper than pesticides. Are fumigants a pesticide? Pesticides are a part of fumigant process as they are used to control the pest in gaseous form. Yeah, what steam can be used instead of this, and some organic fumigants are also available. देखो, pesticides which are used to control pests in gaseous form are known as fumigants. Fumigants एक तरह की pesticides होती हैं। आपने उल्टा कर दिया है। Fumigants एक तरह की pesticides होती हैं जिनका यूज किया जाता है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, पर वो कैसी होती है? गैशियस फॉर्म में होती है। कैसी होती है आपके पास में? गैशियस फॉर्म में होती है। और जो प्रोसेस होता है जिसमें इन फ्यूमिगेंट्स को स्प्रेड किया जाता है उसे कहते हैं फ्यूमिगेशन। क्या कहते हैं? फ्यूमिगेशन आपके पास में। फिर कहते हैं नेचुरल सब्सटेंस, बताओ इसमें क्या करेंगे? नेचुरली हम क्या कर सकते हैं? क्रॉप रोटेशन,
राइट। सॉइल सोलराइजेशन, जब आप वो करें ना समर पॉइल प्लानिंग, उससे क्या हो रहा है, वही तो चीज हो रही है। सॉइल सोलराइजेशन आप कर सकते हैं और इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, जिससे कि जो आपके पास में सॉइल है उसमें फ्यूमिगेशन नेचुरली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग? कौन से मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बहुत ही कॉमन है आपके पास में? यस, पॉइंट्स बताएंगे वही। प्रॉपर शेल्टर फैसिलिटीज होनी चाहिए, रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए, पहला पॉइंट। यस, गुड क्वालिटी फूड, जो कि आपके पास में प्रॉपर न्यूट्रिशियस हो वो होना चाहिए। बेसिक हाइजीन कंडीशन जैसे क्लीन वाटर, न्यूट्रिशन, इनको मेंटेन करना चाहिए आपके पास में। एनिमल्स को आपको स्पेशियस एरी प्रॉपर वेंटिलेटेड एरियाज में रखना चाहिए। एंड लास्ट आपको उन यस प्रिवेंशन एंड क्योर फ्रॉम डिजीजेस। कहता है क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम इज सक्सेसफुली डन इन पोल्ट्री फार्मिंग फॉर वैरायटी इंप्रूवमेंट अनलेस सम डिजायरेबल ट्रेड्स फॉर विच क्रॉस ब्रीडिंग इज डन इन पोल्ट्री फार्मिंग। बताइए डिजायरेबल ट्रेड्स। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, ओके, number and quality of chicks, वेरी गुड। Dwarf broiler parent for commercial chicken production. पहला पॉइंट हो गया लो, आपके पास में लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़े आपके पास में। दूसरा होता है आपके पास में दैट प्रोड्यूस गुड क्वालिटी चिक्स and that also in large amount. Summer Adaptation, tolerance to high temperature. वो अडेप्टेशन में आ जाएगा। अडेप्टेशन टू हाई टेम्परेचर एंड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, पूरा खत्म कर दो। और Reduction in the size of egg-laying birds with the ability to utilize more fibers and cheaper types. फॉर नहीं, ये इसको नहीं लिखेंगे आपके पास में, उससे तो बढ़ेगा नहीं घटेगा। फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए हम द्वार्फ बॉयलर्स का यूज करते हैं। बताया था ना क्यों छोटा लेना है हमें, तो हम कमर्शियल के लिए हम द्वार्फ बॉयलर्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, which of the two factors bring about loss of food grain during storage? यस, ये हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है, बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक में आता है आपके पास में रोडेंट्स, रोडेंट्स आ गया आपके पास, फंगाई आ गया, इंसेक्ट आ गया, बैक्टीरियास आ गया आपके पास में, माइट्स आ गया। और अबायोटिक में आ जाएगा आपके पास टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये सारे आपके पास में आ जाते हैं। नेक्स्ट, हाउ आर दीज फैक्टर्स अफेक्ट द प्रोड्यूस? कैसे अफेक्ट करते हैं आपके पास, उसकी क्वांटिटी को कम कर देंगे। डिग्रेडेशन इन क्वांटिटी, डिग्रेडेशन इन क्वांटिटी, भाई खा जाएंगे तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। लॉस इन वेट, वजन कम हो जाएगा उसका। पुअर जर्मिनेबिलिटी, जर्मिनेशन की टेंडेंसी कम हो जाएगी। एंड पुअर मार्केटेबिलिटी, भाई जब अच्छा है ही नहीं तो मैं किसको बोलूं आओ आओ खरीदो खरीदो, तो पुअर मार्केटेबिलिटी, भैया नहीं बेच सकते। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग? कैटल फार्मिंग के आपके पास में क्या बेनिफिट्स हैं आपके पास में? कैटल मतलब दूध मिल रहा है आपको, तो गुड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क। क्वांटिटी ऑफ मिल्क। इसके साथ ही कैटल जो है वो ड्राउट लेबर में यूज की जा सकती है, ड्राउट लेबर वर्क कराया जा सकता है कैटल से। और इनकम जनरेट भी कर सकते हैं सेलिंग और वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। अब साइड वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स का ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, नेम टू कॉमन सोर्सेज फ्रॉम विच फिश आर कैप्चर्ड? बताओ। Rivers and oceans.
रिवर्स, ओशियन सीज, ओशियन पॉन्ड्स, लेक्स, कोई भी दो. As marine fish stock get depleted, how the demands for more fish can be met? Culture fishing. हमें yield कैसे इंक्रीज करनी है, हमें उसकी बात करनी है. कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? इसमें वो आएगा जैसे वो बता रहा था, सैटेलाइट का यूज. स्टॉक कम हुआ ना, उसने ये बोला, तो ऑल्टरनेट नहीं बोला उसने. उसको कैसे करेंगे आपके पास में? बाय लोकेटिंग लार्ज स्केल ऑफ स्कूल्स ऑफ फिशेस. लोकेटिंग लार्ज schools of fishes By satellite. by Satellite. open seas using satellite and eco sounders का यूज कर सकते हैं. एक सेकंड रुक जाओ. someone at the gate, let me check. सुशील भैया होंगे, आ रहा होगा. दीदी How a marine fish caught? गिरा देगा यहाँ तो मेरा लैपटॉप. marine fish are caught by using many kinds of fishing nets from fishing boats. हाँ जी बोलो, क्या मरीन फिश को कैसे पकड़ते हैं? By using many kinds of fishing nets from fishing boats. टैंगल नेट्स बोलते हैं इनको. टैंगल नेट्स या फिर फिक्स्ड नेट्स लगा देते हैं वहां पे, पता है भाई वहां से आएगी, वहीं से उसको पकड़ लेंगे. टैंगल नेट्स या फिर फिक्स्ड नेट्स. और ऑयस्टर्स वगैरह के लिए, पकड़ने के लिए ऑयस्टर्स को ड्रेजिंग की जाती है. मतलब वो सी बेड्स के वहां पे उनको जो है वो पकड़ने के लिए जाल लगाया जाता है आपके पास में. और जो स्पेसिफिक फिशेस होती है उनके लिए करते हैं हम हार्पनिंग. हार्पूनिंग, ये मेथड्स ऑफ फिशिंग है. नेक्स्ट, व्हाट इज हनी? व्हाट डज द क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड अपॉन? Honey is बोलो बोलो. Honey is widely used and therefore breed. पहले हनी का बताओ, हनी क्या है? हनी इज अ डेंस स्वीट लिक्विड दैट कंटेन्स 20 to 40% of sugar. honey में sugar होता है. हाँ, 20 to 40%. Small amount of mineral and vitamins. क्यों, तू शुगर नहीं खाता है? नहीं मतलब honey में sugar कैसे होता है? जैसे होना चाहिए, तभी तो वो थोड़ा मीठा होता है, पर उतना नहीं होता है. कड़वा होता है हनी. नहीं मतलब मीठा होता है, कुछ नेचुरल होता होगा ना, कुछ बीज अलग से फ्लावर से लेके आती होगी. फ्लावर से रस लेके आती है वो. फ्लावर से रस हल्का सा शुगर कंटेन करता है. क्या फ्लावर को फ्लावर दज्जे उड़ाती भाई. प्लीज, हनी की अगर डेफिनेशन आती है, डोंट राइट दिस. हनी इज अ डेंस स्वीट लिक्विड दैट कंटेन्स 20 to 40% of sugar and some amount of vitamins and minerals. Very good. That's the proper definition. Now, what is the quality of honey depend on? Honey की जो quality है वो किस पे depend करती है आपके पास? एक सेकंड. ये क्वालिटी पे डिपेंड करती है किस पे भाई? पास्चरेज पे. और the flowers available to the bees for nectar and pollen collection. पास्चरेज और फ्लावर्स अवेलेबल. ओके 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 ओके. एंड नेक्टेयर जो उन्होंने कलेक्ट किया है पॉलन में. pollen collection. Okay. So next is last है.
दो हैं. You are living in an area with abundant greenery and pastures. A farmer living near your home is not satisfied with the income he gets from his artificial land. Which additional income generating activity will you suggest him such a scenario? कौन सी बोलोगे? Very good. Apiculture. क्योंकि वो ग्रीनरी के एरिया में रह रहा है आपके पास में, तो हम उसको कहेंगे एपीकल्चर आपके पास बेस्ट एक्टिविटी रहेगी. क्यों? बिकॉज इट हैज लो इन्वेस्टमेंट. कोई नया ढांचा तैयार करने की जरूरत नहीं, उसी एरिया में आपके पास लो इन्वेस्टमेंट से आपके पास इनकम अच्छी जनरेट हो जाएगी आपके पास में. एंड देन यू एक्सप्लेन दैट एपीकल्चर कंप्लीटली आपके पास कि एपीकल्चर क्या है. इट इज अ रेयरिंग एंड कल्चर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बीज फॉर ऑब्टेनिंग हनी एंड वैक्स बाय अदर सब्सटेंस. अब फिर हनी और वैक्स का कंजम्पशन का बता दो थोड़ा सा कि उसका कंजम्पशन डेली क्यों इंक्रीज हो रहा है आपके पास में, और उसकी क्वालिटी के बारे में बता दो. Last. Oh, finally finish हो रहा है. What is the term used for scientific management of livestock? क्या कहते हैं? Animal husbandry. Animal husbandry. पता है इस चैप्टर से पहले परमानंद महाराज क्या सोचते थे हमारे? मतलब प्रेम सोचते थे. एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है एक एनिमल की दूसरे एनिमल से शादी करा. Okay, what is meant by apiary and pasturage? Apiary is a location where beehives are kept for beekeeping. Apiary is a bee farm where commercial production of honey and wax is done by beekeeping. Apiary is the term used for the bee farm. And pasturage? Pasturage refers to the variety of flowers or plants available to bees for nectar and pollen collection. Number of flowers. It's not variety, it's the number of flowers, the quantity of flowers available for the in the apiary for beekeeping or bees nectar and to provide the nectar to the bees आपके पास में. Okay, how do you differentiate between capture fishing, mariculture and aquaculture? फटाफट बता दो. Fishing done in natural resources of water, capture fishing. वेरी गुड. फिशिंग आपके पास में हो रही है फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो आपके पास में है कैप्चर फिशिंग. नेक्स्ट मैरीकल्चर. यस, मराइन जो फिशिंग आप कर रहे हो और ये मोस्टली की जाती है कमर्शियल यूज के लिए. एंड एक्वाकल्चर. Culturing of fishing is done using any water body which may contain salt water or fresh water. Mariculture is a type of agriculture. आप बताइए बेटा. एक्वाकल्चर में फिशिंग सिर्फ फिश को कंसिडर नहीं करते. इट इज डन फॉर एक्वाटिक एनिमल्स आपके पास में, प्रोडक्शन ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स आपके पास में, जिससे कि उनकी इकोनॉमिक वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. भाई महंगे होते हैं आपके पास, दिस इंक्रीजेस देयर इकोनॉमिक वैल्यू आपके पास में. लाइक प्रॉन, यस, जेलीफिश, क्रैब, लॉबस्टर, ये सब. ऑक्टोपस खाते भी हैं ना? हाय राम, कैसे खा लेते हैं. So this finishes improvement in food resources. Do you have any doubt? हाय रब्बा, एक बोझ हट गया रे. इतना मुश्किल से चैप्टर खत्म हुआ है तो लंबा है ये, और ये भी दिखता है बड़ा छोटा सा. क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो बहुत लंबा